नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ इस वक्त के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जाएंगे पश्चिम बंगाल। 3,200 करोड़ रुपए के 2 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की करेंगे शुरुआत। कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच कनेक्टिविटी होगी बेहतर। पश्चिम बंगाल के बाद असम के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन का करेंगे उद्घाटन। एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची ईडी। ट्रायल कोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले में बताई कई कानूनी खामियां। अमेरिका सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ शुरू किया ऑपरेशन हॉकाई। अपने सैनिकों की मौत के बदले आईएसआईएस के 70 से अधिक ठिकानों पर हमले, भारी नुकसान का दावा। और उत्तर भारत में बढ़ी ठंड। राजधानी दिल्ली घने कोहरे की चादर में लिपटी। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी बढ़ी ठिठुरन। सभी खबरें विस्तार के साथ जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और असम के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। पीएम पश्चिम बंगाल में 2 बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद पीएम असम के गुवाहाटी पहुंचेंगे, जहां वो गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 और 21 दिसंबर को पश्चिम बंगाल और असम का दौरा करेंगे। पीएम दोनों राज्यों को बड़ी विकास परियोजनाओं का उपहार देंगे। पश्चिम बंगाल में 3,200 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इनमें नादिया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के 12 जागुली कृष्णनगर मार्ग पर 66.7 किलोमीटर लंबे 4 लेन का उद्घाटन और उत्तर 24 परगना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के 12 जागुली मार्ग पर 17.6 किलोमीटर लंबे 4 लेन का शिलान्यास शामिल है। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक प्रगति के नए द्वार खुलेंगे। कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच बेहतर संपर्क, यात्रा समय में कमी और क्षेत्र में पर्यटन विकास को भी इससे बहुत मदद मिलेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं, इसलिए हम सबको बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे प्रधानमंत्री हमारा पहले कभी ना आया यहाँ पे। देश की उन्नयन कर रहे हैं और देश की अच्छी काम कर रहे हैं, इसलिए हमें नरेंद्र मोदी की बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी की सरकार आना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं तो ये तो बहुत उत्साह की बात हुआ, बहुत अनुप्रेरणा की बात हुआ। नरेंद्र मोदी जी तो आइडल है। डबल इंजन की सरकार चाहिए। सेंट्रल में भी जैसे है, सेंट्रल रूलिंग पार्टी इज बीजेपी एंड स्टेट रूलिंग पार्टी ऑल्सो वी आर लुकिंग टुवर्ड्स बीजेपी ओनली। पीएम गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का शुभारंभ करेंगे। ये विस्तारित नवनिर्मित एकीकृत टर्मिनल भवन लगभग 1.4 लाख वर्ग मीटर में फैला है। इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1.3 करोड़ यात्रियों की है। ये भवन असम की जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित है। कनेक्टिविटी जितना बढ़ेगा, रोजगार इतना बढ़ेगा, डेवलपमेंट उतना ज्यादा होगा। और सबसे अच्छा हम लोग का ये फील हो रहा है कि हालांकि पिछले टाइम में हम लोग देखे कोई भी प्रधानमंत्री हम लोग का ये जो नॉर्थ ईस्ट सेक्टर को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, बट हम लोग का प्रधानमंत्री मोदी जी हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में इतने बार पढ़ाए हैं, इतना सारा नॉर्थ ईस्ट को दे रहे हैं, तो ये बात को लेकर हमको बहुत खुशी है। ये गुवाहाटी हम लोग का नॉर्थ ईस्ट इंडिया का गेटवे है। गेटवे नॉट ओनली नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अप टू दिस साउथ ईस्ट एशिया, इट इज ए गेटवे टू द साउथ ईस्ट एशिया। सो ये होने से हम लोग का कनेक्टिविटी बढ़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो ये जो हम लोग को नरेंद्र मोदी जी दे रहा है, ये जो उद्घाटन करने के लिए सर आ रहे हैं, इसके लिए हम लोग बहुत उसके ऊपर सर के ऊपर आभारी है। असम की कनेक्टिविटी, आर्थिक विस्तार और वैश्विक जुड़ाव में ये परियोजना मील का पत्थर है। गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर का जो गेटवे है गुवाहाटी, यहाँ से जहाँ एक तरफ पूर्वोत्तर के टूरिज्म में बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आम आदमी को रोजगार और इसके अलावा जो कनेक्टिविटी है, वो कनेक्टिविटी भी पहले से काफी अधिक हो जाएगी।
कैमरामैन मानव के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज, गुवाहाटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। राज्य के लोगों का कहना है कि गुवाहाटी हवाई अड्डे के अत्याधुनिक नए टर्मिनल भवन से प्रगति के नए द्वार खुलेंगे। जो एयरपोर्ट लॉन्च होने वाला है, ये इधर से तो लोगों का, आम आदमी का बहुत सारा सुविधा मिल सकता है, लेकिन पहले जो मिल रहा था वो छोटा था, अभी बड़ा हो चुका है। इंटरनेशनल के लिए ज़्यादा लोग जा पा सकते हैं, यातायात करने की सुविधा हो सकता है और बहुत सारा सुविधा मिल सकती है इधर में। बहुत अच्छा लगता है, इधर से उधर लगता है जा सकते हैं हम लोग, बहुत अच्छा लगता है हम लोग। ये तो बहुत बड़ा फायदा है, इंटरनेशनल यातायात करने के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा हो गया है हम लोग के लिए। अभी ये बनने के कारण नौकरी मिलेगा, वो सब लोग काम कर सकता है। लोगों को आने जाने में सुविधाएं होगी और फैसिलिटीज बढ़ेंगी। नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत बड़ा काम है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कल नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं इधर उद्घाटन के लिए, और ये हमारे लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए सबसे बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। और साथ ही मतलब ये जो बन रहा है इसके लिए मतलब यूथ का भी बहुत मतलब डेवलप होगा। एयरपोर्ट से बहुत लोगों को फायदा होने वाला है। ये जो एयरपोर्ट बना है ये वन ऑफ द ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है। नॉर्थ ईस्ट नहीं, पूरे इंडिया में आप देखने वाले की एयरपोर्ट बना है। ये हमारा खुशी की भी बात है जब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को आज मेट्रो रेल की सौगात मिलने जा रही है। भोपाल के सुभाष नगर से एम्स तक 7.4 किलोमीटर लंबे रूट पर पहले चरण में मेट्रो का संचालन शुरू हो रहा है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल संदेश भी देंगे। मेट्रो के उद्घाटन के बाद 21 दिसंबर से सुबह 9 बजे आम जनता के लिए कमर्शियल रन शुरू हो जाएगा। भोपाल के लोगों का मेट्रो रेल का सपना पूरा होने जा रहा है। प्रारंभिक चरण में 7.4 किलोमीटर लंबे रूट पर ऑरेंज और ब्लू लाइन मेट्रो संचालित होगी। सुभाष नगर से एम्स तक रोजाना 17 ट्रिप संचालित होंगी। इसमें सुभाष नगर से एम्स की ओर 9 मेट्रो ट्रेनें और एम्स से सुभाष नगर की ओर 8 ट्रेनें शामिल हैं। शुरुआती दौर में सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम 7 बजे तक ये सेवा रहेगी। प्रत्येक मेट्रो में 3 कोच होंगे जो एक बार में 200 से लेकर 250 यात्रियों को सुविधाजनक रूप से ले जाएंगे। टिकट प्रणाली फिलहाल मैनुअल रहेगी। भोपाल का पूरा फेज 1 हम लोगों का 2 कॉरिडोर का है। ऑरेंज लाइन जो है करोंद से लेके एम्स तक, और ब्लू लाइन जो है भदभदा से रत्नागिरी तक। तो पूरा ये फेज 1 का जो टोटल कॉरिडोर मेट्रो का है 30.8 किलोमीटर का टोटल कॉरिडोर था, जो 2018 में पहला वायडक्ट के साथ हम लोगों का जो है ये टेंडर्स के साथ काम स्टार्ट हुआ है। अब हम लोगों ने जो प्रायोरिटी कॉरिडोर जो माना है सुभाष नगर से लेके एम्स तक, उसका लगभग 7.4 किलोमीटर के आसपास का है वो, और 8 स्टेशन का काम जो है वो कंप्लीट करके कमर्शियल रन के लिए हम लोग आज के डेट में तैयार है। भोपाल में मेट्रो के 8 स्टेशन में से 6 पर पार्किंग सुविधा भी चिन्हित कर ली गई है। किराया संरचना सरल रखी गई है। पहले 2 स्टेशन के लिए 20 रुपए, 3 से 5 स्टेशनों के लिए 30 रुपए, 6 से 8 स्टेशनों के लिए 40 रुपए लगेंगे। अधिकतम किराया 70 रुपए रहेगा। भविष्य में ड्राइवरलेस मेट्रो चलाने की भी योजना है, जो शहर की यातायात व्यवस्था को क्रांतिकारी रूप देगी। यह न केवल समय की बचत करेगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देगा। हम लोगों को यहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन में कम होते हुए, एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाते हुए वो यूज़ करने का और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करने का जो हम लोगों का मेट्रो का है, तो उस तरीके के टेक्नोलॉजी जो है अब मेट्रोस में लगभग आ चुके हैं। और ये सभी जो मायने में ये सभी चीज़ जो है आज के डेट में बहुत भोपाल और इंदौर मेट्रो में हम लोगों के पास उपलब्ध है। स्टेशनों पर सीसीटीवी, फायर सेफ्टी और एक्सेसिबिलिटी सुनिश्चित की गई है। कार्यक्रम में केंद्रीय शहरी विकास एवं आवास मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। कभी टेम्पो और टांगों में चलने वाला भोपाल अब मेट्रो में चलने के लिए तैयार है। भोपाल में मेट्रो आ चुकी है और अब यात्रियों के लिए शुरू हो रही है। ये मेट्रो न सिर्फ भोपाल के ट्रैफिक के दबाव को कम करेगी बल्कि पर्यावरण को संतुलन रखने में भी मदद करने वाली है। भोपाल के लोगों को ये भी उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में जब ये मेट्रो का विस्तार पूरे शहर में हो जाएगा तो इससे भोपाल की यातायात व्यवस्था की तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाएगी। भोपाल से कैमरामैन गौरव निरुटकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय हैदराबाद दौरे पर हैं, जहां वो आज भारत का शाश्वत ज्ञान, शांति और प्रगति के मार्ग इस विषय पर आयोजित एक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। ये सम्मेलन ग्लोबल पीस ऑडिटोरियम, शांति सरोवर
गाचीबोवली हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हैदराबाद में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की भर्ती करते समय लोक सेवा आयोगों को ईमानदारी और निष्ठा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया था। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नबीन को भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा कि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन जी से मुलाकात की, उन्हें उनकी नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी और जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी। मुझे विश्वास है कि उनका संगठनात्मक और प्रशासनिक अनुभव पार्टी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि हम सभी मिलकर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करेंगे। रुक करते अगली खबर का। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एडनोम गैब्रियस के साथ एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक की है। ये बैठक नई दिल्ली में WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय की नई इमारत में हुई। बैठक के दौरान भारत WHO साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई और इसके साथ ही दोनों पक्षों ने वैश्विक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को विस्तार देने की साझा प्रतिबद्धता को भी दोहराया। रुक करते अगली खबर का। एनडीए के प्रमुख साझेदार दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने संसद के शीतकालीन सत्र की उत्पादकता पर संतोष व्यक्त किया है। डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि विपक्ष ने भले ही हंगामा किया हो, लेकिन मनरेगा कानून में बदलाव कर सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने संसद भवन में उपेंद्र कुशवाहा से एक खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। के बीच मनरेगा कानून से में बदलाव से संबंधित विधेयक को पारित कराने में कामयाबी हाथ लगी है। हमारे साथ एनडीए के प्रमुख साझेदार दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। अगर उत्पादकता की लिहाज से अगर बात करें तो इस सत्र को कैसे देखते हैं? विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, टीएमसी के सांसद रात से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, इस सत्र में पहले के सत्रों के मुकाबले ज्यादा काम हुआ है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी हुई, जिसमें इलेक्शन रिफॉर्म जैसा मुद्दा, वंदे मातरम 150 साल पूरा हुआ है तो उस पर भी चर्चा हुई और सभी पक्ष के लोगों ने गंभीरता से चर्चा में भाग लिया और फिर कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पास हुए हैं, जिसमें मनरेगा के तहत जो योजना चलती है उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाने की कोशिश, क्योंकि हम सब लोग अनुभव करते थे, देश भर से यह खबर आ रही थी कि मनरेगा की जो योजना चलती है उसमें भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है स्थानीय स्तर पे। उस भ्रष्टाचार को रोकने की दिशा में यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। विपक्ष का कहना है कि वायु प्रदूषण पर चर्चा होनी चाहिए थी। कल लोकसभा में सूचीबद्ध किया गया कि बांसुरी स्वराज, प्रियंका गांधी और कनिमोझी अपनी बात रखेंगी और भूपेंद्र यादव जवाब देंगे, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हुई। वायु की गुणवत्ता वाकई खराब है, कैसे देखते हैं? देखिए, स्वाभाविक रूप से देश में प्रत्येक दिन रोज नए मुद्दे आते हैं और वायु का प्रदूषण तो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन जितना वक्त मिला पहले ही से निर्धारित था, संसद आज तक चलेगी तो उसके हिसाब से संसद में काम हुआ है। बाकी जो मुद्दे छूट गए हैं सरकार अपने हिसाब से काम करती है। संसद भले अब सत्र समाप्त हो गया है, लेकिन ऐसे मुद्दों पर सरकार निश्चित रूप से गंभीर है, गंभीर रहेगी। बहुत शुक्रिया। भूपेंद्र कुशवाहा जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनका साफ तौर पर मानना है कि उत्पादकता अच्छी रही है। विपक्ष ने भले ही विरोध किया हो, लेकिन संसद का जो ये शीतकालीन सत्र है उस पर संतोष जताया जा सकता है। कैमरामैन मनोज के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। आगरा के सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने संसद में विपक्ष के हंगामे पर चिंता व्यक्त की और जीराम जी विधेयक की सराहना की है। डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में प्रोफेसर बघेल ने कहा कि सांसदों के लिए संसदीय मर्यादा का पालन बहुत जरूरी है। डीडी न्यूज के वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल से खास बातचीत की। संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है और हमारे साथ
प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जो आगरा के सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। जी राम जी, विधेयक जो है ये गांव के हित में, ग्रामीण विकास के हित में, मजदूरों के हित में, सर्वांगीण विकास इससे होगा। देश का खुशहाली का रास्ता खेत कल्याण से जाता है और उन्हीं मजदूरों के, गाँव के हितों का ख्याल रखते हुए बिल पास हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री दूरदर्शी हैं। यद भारत 2047 में हम जब एक सुपर पावर नंबर 1 इकोनॉमी पे विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं, वो गांव देहात किसान मजदूर के विकास के बिना हो नहीं सकता है। इसलिए ये दीर्घकालीन लाभ के लिए ये बिल पास हुआ है और विपक्ष का ये कागजों का फाड़ना, ये डेमोक्रेसी में इन चीज़ों के लिए कोई स्थान नहीं होती है। लोकसभा के डेमोक्रेसी में जिस तरीके से पेशेंस सांसदों का लूज होता जा रहा है, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। बिल्कुल चिंता का विषय है। मैसेज देना चाहते हैं केवल अपने पार्टी को, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन माननीय लोकसभा अध्यक्ष और चेयरमैन राज्यसभा महोदय ने धैर्य का परिचय दिया है और लगभग हर छोटी पार्टी और अंत में निर्दलीय सांसदों को भी अपने विचार व्यक्त करने का उनने देर रात तक लोकसभा और राज्यसभा चलाकर अवसर प्रदान किया। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जो कह रहे हैं कि देर रात तक सदन की कार्रवाई चली है, जो सबसे बड़ी कामयाबी है और सांसदों को अपने आचरण में सुधार भी करना चाहिए। हंगामा खड़ा करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। कैमरामैन मनोज चोपड़ा के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। बुलेटिन में खबरों के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, और कम डाल पर असली डाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोवीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोवीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब आपको बताते हैं मौसम से जुड़ी हुई खबरें, क्योंकि पूरे उत्तर भारत में लगातार बढ़ती ठंड के साथ राजधानी दिल्ली में सुबह सवेरे कोहरे की परत देखने को मिली। वहीं देश के कई अन्य राज्यों में भी आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की अलग अलग जगहों पर भी सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से सुबह गाड़ियों की रफ्तार धीमी रही। वहीं सुबह के समय घर से बाहर जाने वालों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। इधर अमेरिका ने सीरिया में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक के खिलाफ बड़े पैमाने पर जवाबी सैन्य कार्रवाई की है। अमेरिकी सेना ने मध्य सीरिया में ISIS के 70 से ज्यादा ठिकानों पर हवाई और जमीनी हमले किए। ये कार्रवाई हाल ही में अमेरिकी कर्मियों पर हुए हमले के जवाब में की गई। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने बताया कि इन हमलों में ISIS के लड़ाकों, हथियार ठिकानों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। इस अभियान को ऑपरेशन हॉक-आई स्ट्राइक नाम दिया गया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि इन हमलों को सीरियाई सरकार का पूरा समर्थन मिला है। सीरिया के विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी करते हुए कहा कि देश ISIS के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा और उसे किसी भी हाल में सुरक्षित ठिकाना नहीं मिलने दिया जाएगा। फिलहाल सीरिया में करीब 1000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और अमेरिका के नेतृत्व वाला गठबंधन ISIS के खिलाफ अभियान जारी रखे हुए है।
खेल की खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। अगले साल 7 फरवरी से शुरू होने वाले आईसीसी T20 विश्व कप के लिए आज भारतीय क्रिकेट टीम के 15 सदस्यीय दल का ऐलान किया जाएगा। इसके लिए आज मुंबई में बीसीसीआई की चयन समिति की बैठक होगी। इस बैठक में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए भी टीम चुनी जाएगी। उपकप्तान शुभमन गिल और कप्तान सूर्य कुमार यादव की खराब फॉर्म टीम प्रबंधन के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। T20 विश्व कप में भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत अमेरिका के खिलाफ 7 फरवरी को करेगी। ये मुकाबला मुंबई में खेला जाएगा और इसके बाद भारत और नामीबिया के बीच मैच नई दिल्ली में 12 फरवरी को खेला जाएगा। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को टूर्नामेंट का महामुकाबला कोलंबो के आर प्रेमादासा स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ग्रुप चरण में अपना आखिरी मैच अहमदाबाद में 18 फरवरी को खेलेगा। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैच की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला 30 रन से जीतकर सीरीज को 3-1 से अपने नाम कर लिया है। अहमदाबाद में खेले गए मुकाबले में जीत के लिए 232 रन का लक्ष्य रखा गया था, जिसका पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम 8 विकेट पर 201 रन बनाकर सिमट गई। भारत की ओर से सबसे ज्यादा 4 विकेट वरुण चक्रवर्ती ने लिए। वहीं दक्षिण अफ्रीका की ओर से सबसे ज्यादा 65 रन क्विंटन डिकॉक के बल्ले से आए। वहीं जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट लिए। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 5 विकेट पर 231 रन बनाए। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 63 रन की साझेदारी निभाई। अभिषेक शर्मा 34 रन बनाकर पवेलियन लौटे। संजू सैमसन 22 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्के लगाकर 37 रन बनाकर आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव एक बार फिर बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे और 5 रन बनाकर आउट हो गए। तिलक वर्मा ने हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर तेजी से रन जोड़े। तिलक वर्मा ने 30 गेंदों में अपने T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर का 6ठा अर्धशतक भी पूरा किया। वहीं हार्दिक ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 16 गेंदों में अपने करियर का 6ठा अर्धशतक पूरा किया। और वहीं 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में पहली बार स्क्वाश का खेल शामिल किया जा रहा है और ऐसे में हाल ही में स्क्वाश विश्व कप का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम अपनी इस हालिया कामयाबी को बड़ा मान रही है। टीम के अनुभवी खिलाड़ी जोशना चन्नप्पा का मानना है कि उनके लिए विश्व कप जीत का ये अनुभव बहुत खास है। वहीं टीम के अन्य खिलाड़ी अभय सिंह और अनाहत सिंह को भरोसा है कि ओलंपिक से पहले मिली ये सफलता उनके मनोबल को न केवल मजबूत करेगी बल्कि उन्हें और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी पर फोकस करने का मौका भी देगी। स्क्वाश विश्व कप विजेता टीम से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने, आपको सुनवा देते हैं। ऐसा पहली बार रहा जब स्क्वैश के विश्व कप में भारत ने मिक्स टीम इवेंट में इस खिताब को अपने नाम किया और इस वक्त वो धुरंधर हमारे साथ हैं जिन्होंने सपने को साकार किया। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जोशना से। जोशना, बताइए और किस तरह का अनुभव रहा, एक एक्सपीरियंस के लेवल पे किस तरह का रहा? Of course, this is one of my biggest wins in my career, and I feel very proud to be a part of this team. The last time I played the World Cup, we won a bronze medal, so this time winning a gold is very special in front of the crowds. We had a lot of support. I had a wonderful team in Abhay, Anahat and Vela, and I think we really went in very strong, very solid with our game, and the results speak for themselves. हमारे साथ अभय और अनाहत भी हैं, तो अभय आप बताइए, क्योंकि इससे पहले जो 2023 का था उसमें भी आप टीम में थे और वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल आया था, लेकिन इस बार कन्वर्ट हुआ गोल्ड में। हाँ जी, इस बार का टीम पहली बार की टीम से काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। अनाहत और वेला ने इस बार पहली बार वर्ल्ड कप खेला है और उनके परफॉर्मेंसेस बहुत ही अच्छे थे। सेमीफाइनल में उन दोनों ने काफ़ी अच्छा स्टार्ट किया था इजिप्ट के अगेंस्ट, और मैं जब थर्ड खेला तो उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे पोजीशन पे लेके आया था मैच जिताने के लिए। और फाइनल्स में भी जोशना ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया था और फिर अनाहत ने हमारा चैम्पियनशिप क्लोज़ किया था। तो टीम की बैलेंस बहुत अच्छी थी, टीम बहुत स्ट्रॉन्ग थी, सब ईच अदर को काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे और पुश कर रहे थे, और वो हमारे परफॉर्मेंसेस में काफ़ी क्लियरली दिख रहा था। अनाहत, आप इस टीम की सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी भी थी, तो आपका परफॉर्मेंस हमने पहले भी देखा है, और लेकिन यहाँ पर एक क्योंकि वर्ल्ड कप था और फर्स्ट टाइम था कि ऐसी हिस्ट्री जो है वो क्रिएट हुई है, तो कुल मिलाकर के ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस के लेवल पे देखें तो किस तरह से आप देखेंगे? The experience was very good. Playing in India, playing the World Cup, and with
all of my teammates. It was a really great experience, and like they won the bronze last year, and coming here and winning the gold this time, and I think all 4 of us played some really good squash the whole week, and yeah, it was great. Jyotsna, what you would like to say about this game, how this is progressing in India? It's definitely grown leaps and bounds over the last 10 years. You know, we have been winning consistently medals at the Asian Games, Commonwealth Games. Of course, you know, none of it would be without the support of, you know, the state government, the central government that has been, you know, instrumental, you know, in funding us, in our, you know, giving us the financial support so that we can go out, because we have to play on the professional tour. It's about 10-15 tournaments a year, as well as, you know, combining training abroad. So all those things, you know, have made a huge difference to our games, especially when we're competing with the best players in the world. So we feel very, you know, grateful, and we just want to appreciate the support that's been given to us, and hopefully that will inspire the next generation to, you know, to keep going as well. अबे क्योंकि ये स्क्वैश का जो गेम है पहली बार ओलंपिक में भी अब दिखेगा 2028 के, तो ये जो विक्ट्री हुई है कितनी बूस्टअप करती है? हाँ जी, ये विक्ट्री काफ़ी ओलंपिक्स के तक बूस्ट तो करेगी, क्योंकि अगर इस जीत को देख के जो हमारी पब्लिक है मोटिवेट होएगी, या छोटे बच्चे जो स्क्वाश खेलना चाहते हैं, ना ही इस ओलंपिक्स में, जो इसके बाद वाले ओलंपिक्स में जो स्क्वाश आएंगे उसके लिए वो मोटिवेट रहेंगे। और जैसे हमारी अगर सपोर्ट बढ़ेगी इस जीत के बाद, तो हाँ, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है, और इनका सपना यही है कि इस ये जो कामयाबी मिली है इसको वो आगे भी जारी रखें, और ख़ास तौर से 2028 LA ओलंपिक जो है वहाँ पर एक बार फिर से परचम लहराएं। कैमरामैन अजीत के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।